सो नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम टू त्रिदोष पार्ट 2। पहली पार्ट में हम लोगों ने त्रिदोष के बारे में जाना था। वात, पित्त और कफ तीनों होता है जो हमारे शरीर में दोष इम्बैलेंस के वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होता है। आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता हूं। तो आज देखेंगे ये त्रिदोष को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा दोष, कौन सा विकार हमारे शरीर में बढ़ा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यस, अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये त्रिदोष को हम पहचानेंगे कैसे, ये क्या सिम्टम देगा, क्या वार्निंग आपको देगा जिससे आप इसको पहचान सकते हो। रिकॉग्नाइजिंग त्रिदोष इम्बैलेंसेस एंड देयर सिम्टम्स। हमारे शरीर में त्रिदोष हुआ है, या तो वात बढ़ा है या कमा है, या फिर पित्त बढ़ा है या कमा है, या फिर कफ बढ़ा है या कमा है। इसको पहचानने के लिए क्या क्या सिम्टम्स को हम फॉलो करेंगे, बड़ी हमको क्या क्या सिम्टम्स दिखाएगा। सबसे पहले पित्त के बारे में पढ़ लीजिए। पित्त इम्बैलेंस ऑफन मैनिफेस्ट एज इन्फ्लामेशन। शरीर में सूजन होगा, हीट, शरीर गर्म रहेगा। बहुत से ऐसे दोस्त आपके हैं, इनको पकड़ लो, उनका हाथ गर्म होगा, उनका बॉडी हमेशा गर्म रहता है। इनका वात का विकार हो चुका है, वात का इम्बैलेंस हो चुका है, सॉरी पित्त का इम्बैलेंस हो चुका है। और एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब है, आप जानते हो, एसिड फॉर्मेशन होना बॉडी में, ये पित्त का इम्बैलेंस से होता है। और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, मतलब वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, इसका मतलब उनके शरीर में पित्त का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो चुका है। तो ये पित्त की इम्बैलेंस की वजह से होता है। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो आपको हम बताएंगे कफ का इम्बैलेंस का सिम्टम्स क्या है। तो चलिए कफ का इम्बैलेंस देखते हैं। कफ इम्बैलेंसेस आर एसोसिएटेड विद स्लगिशनेस। ये क्या है? स्लगिशनेस का मतलब है ऐसे इस अवस्था जिसको बोलते हैं मंदावस्था। आप नॉर्मल से भी स्लो काम कर रहे हो, जो लेवल में काम करना है आप नॉर्मल से स्लो काम कर रहे हो। कोई काम के लिए आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, एग्रेसिव आप नहीं हो, बहुत मंदा हो, मतलब आप ऐसे हमेशा नहीं रहते, लेकिन अब हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में कफ का इम्बैलेंस है। उसके बाद वेट गेन, आपके शरीर में वेट बढ़ जाना कहीं ना कहीं कफ इम्बैलेंस को सूचित करता है। और फिर कंजेशन, कंजेशन का मतलब है जैसे जुकाम के टाइम पे आपका नाक बंद हो जाता है, उसी तरह ऑर्गन में ब्लॉकेज हो जाना, ये कंजेशन है। और ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कफ का इम्बैलेंस है। फिर टेंडेंसी टुवर्ड स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब है आप स्टैग्नेंट रहना चाहते हो, जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहना पसंद करते हो। आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है और आप ग्रोथ के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हो। जहां पे हो, मतलब ग्रोथ में आपकी एटमॉस्फेयर की और सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, हर जगह पे आप स्टैग्नेंट बन चुके हो, ये यही है। तो ये होता है कफ इम्बैलेंस का सिम्टम। देन हम लोग बात करेंगे सबसे जो इंपोर्टेंट है वात इम्बैलेंस। ये कॉमन होता है। वात इम्बैलेंस में क्या होता है? ड्राइनेस होता है, पहले स्किन पे कोई जगह पे आपका चमक नहीं रहेगा, सूख जाना, ड्राइनेस आ जाना, एंग्जाइटी आ जाएगा आपको। मैं बताया था आपको एंग्जाइटी क्या होता है, बहुत सारा एंग्जाइटी का बहुत सारा स्टेप से हम बात करेंगे उसके ऊपर। बस एंग्जाइटी हो जाना, इंसोम्निया मतलब रात को नींद ना आना, आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, नींद बिल्कुल नहीं आना, ये उसका ये बात का इम्बैलेंस के वजह से हो रहा है। और इरेगुलर डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब है हजम होना, आपके शरीर में डाइजेशन इरेगुलर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वात का विकार है, वात का इम्बैलेंस है। तो ये वात पित्त कफ का सिम्टम आपको मैंने बता दिया। अभी आगे चलेंगे। यस, आयुर्वेदिक डायग्नोस टेक्निक्स, ये तो हमने ऊपरी हिस्सा में बाहर से स्ट्रक्चरली हमने देख के आपको बताया कि ये सब देखोगे तो ये हो सकता है। लेकिन आयुर्वेद में कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है? पहले तो पल्स डायग्नोसिस। आप जब जा रहे थे प्राचीन काल में, इतना ज्यादा भी लंबा भी नहीं, 50-60 साल पहले, जब कोई वैद्यराज के पास जा रहे थे, वो आपका ये पल्स को रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसे ऐसे। यहाँ पे होता है ना नाड़ी जिसको बोलते हैं पल्स, उसको रिकॉर्ड करता था, उसको रीड करता था, करते थे वो सारे कबीराज लोग। और वो पल्स डायग्नोसिस से वो पता करते थे आपके शरीर में कौन सा दोष है, कौन सा विकार है, कौन सा दोष इम्बैलेंस है। तो ये वो टेक्निक है। प्रैक्टिशनर फील्स द पेशेंट्स पल्स इन स्पेसिफिक लोकेशन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, रिदम एंड क्वालिटी, उससे वो पता कर लेते थे। दूसरा क्या टेक्निक है? टोंग एग्जामिनेशन। कहते हैं डॉक्टर लोग जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ, तो आपका टंग से भी पता चलता है। कैसे?
टंग का कॉलर, शेप और कोटिंग ऑफ द टंग प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्टेट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ। उससे पता चलता है आपका जीभ देखकर, जीभ का कलर, शेप और कोटिंग, उसके ऊपर अगर कुछ बैठ गया है, वो सारे के सारे स्टडी करके वो बता देते थे कि आपके शरीर में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है या नहीं है, या फिर किस लेवल पे है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट, consider the individual's physical and mental characteristics to determine their dominant दोषों और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दोषों। अभी मैं बता रहा था ना, आपके शरीर की स्ट्रक्चरल असेसमेंट से वो पता कर लेंगे क्या हुआ है। कुछ लोगों का पेट बड़ा होता है, कुछ लोगों का ग्रोथ रुका होता है, कुछ लोगों का वेट काफी ज्यादा है। ये सारे के सारे, मैं बस दो तीन हिंट्स आपको दे रहा हूं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल असेसमेंट से वो पता कर लेते हैं कि आपके शरीर में कौन से दोष का इम्बैलेंस हुआ है। तो आयुर्वेद में इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, इस तरह का टेक्निक्स को आप अप्लाई करके एक इंडिविजुअल जो उनके पास पेशेंट आया हुआ है उसका बॉडी का एग्जामिन करते हैं, वो बता देते हैं कि कौन से दोष का इम्बैलेंस की वजह से ये सब हुआ है। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहो तो इसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसे याद रखो। ये है डाइटरी रिकमेंडेशंस, ये इंपॉर्टेंट है साहब। खाना क्या खाओगे, कौन से दोष में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आयुर्वेद को हम जोड़ेंगे हमारे लाइफस्टाइल के साथ, और अभी थोड़ा सा आपका थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करवा लीजिए। मान लीजिए मेरा शरीर में वात का गड़बड़ी है, वात का विकार है, वात दोष इम्बैलेंस है, और मैं दवाई खा रहा हूं, दवाई खा रहा हूं, और वात रिलेटेड जो खाना मुझे प्रोहिबिटेड है, मैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं, सब कुछ खा रहा हूं, दवा खा रहा हूं, तो क्या होगा, आपके शरीर का बीमारी का रूट कज पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम एलोपैथी में। पेन किलर और एंटीबायोटिक से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन रूट कज पे काम नहीं हो रहा है। आयुर्वेद यही कहता है कि पहले रूट कज को समझ लो, क्योंकि हमारा शरीर डाइट से बना है ना। आपके शरीर में हर चीज डाइट से पूरा होता है, और डाइट आपके शरीर में विटामिन, न्यूट्रिशन, मिनरल सब कुछ दे रहा है। अगर वो डाइट ही गड़बड़ हो गई तो शरीर कैसे ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले बात की बात करेंगे। ये जो है हम लोगों के पास बात, इसमें बात प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल शुड कंज्यूम ऑलवेज, आपको गर्म खाना चाहिए, वार्म खाओ। कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, अवॉइड रॉ का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए एक आपको कोई भी वेजिटेबल हो जिसको आप ऐसे खा लेते हो बिना पका के, तो रॉ मत खाना, ये बोल रहा है, बात दोस्त बोल रहा है, मत खाओ ऐसा। फिर एंड ड्राई फूड भी मत खाओ, कोल्ड खाना मत खाओ, आपको वार्म गर्म खाना, कुक्ड फूड ये सब खाना है। जितना चाहे रॉ, कोल्ड एंड ड्राई फूड को अवॉइड करो अगर आपका बात दोष है तो। क्या क्या खाओगे, सूप्स एंड स्ट्यूज। स्ट्यूज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक कुछ वेजिटेबल्स को डाल के उसमें आपको कुक्ड करना है वेजिटेबल, और कुछ लिक्विड्स डाल के उसको पकाना है, तब तक पकाना है जैसे वो स्मूथ हो जाएगा खाने के लिए, ये एक स्ट्यूज होता है। और सूप्स तो आपको पता है। और कुक्ड वेजिटेबल्स, जितने सारे वेजिटेबल्स वो रंधा होना चाहिए, मतलब उसको पका के खाना है, सिस्टमेटिकली बॉइल्ड करके, कुक्ड करके खाना है। और क्या, होल ग्रेन्स और नट्स एंड सीड्स, वार्म मिल्क, ये सारा चीज आप खा सकते हो। गर्म दूध पी सकते हो। नट्स एंड सीड्स मतलब आपका जो हम लोग जो खा रहे हैं, जितने सारे नट्स होता है, जैसे आप पिस्ता का खा रहे हो, ये सब खा सकते हो। देन पित्त, इसके लिए आप क्या करोगे, इसका क्या क्या खाना है। पित्त प्रीडोमिनेंट इंडिविजुअल शुड ईट कूलिंग एंड सूदिंग, मतलब क्या है, ये उल्टा है उसका। कूलिंग एंड सूदिंग फूड्स, आपको ठंडा खाना खाना है, गर्म नहीं खाना है अगर आपका पित्त गड़बड़ है तो। अवॉइड स्पाइसी, मसालादार खाना मत खाना।
फ्राइड गर्म किया हुआ खाना मत खाना, सावर खट्टा मत खाइए। और क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाओगे, आपको खाना चलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और क्या, ककोनट मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। ककोनट मिल्क ये क्या है, ये जैसे आप ककोनट खाते हो, नारियल 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 के अंदर जो व्हाइट है उसको पहले क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको ग्राइंडिंग करना है, फिर उसको पकाना है, गर्म करना है, और तब तक करना है जब तक वो पूरा मिक्स ना हो जाए। और ये होता है कोकोनट मिल्क, बहुत फायदेमंद है साहब। मैंगनीज, कॉपर, जितने सारे बहुत सारे मिनरल इसमें अवेलेबल होता है, और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। क्विक एनर्जी प्रोवाइडर कोकोनट मिल्क, ये खा सकते हो आप। स्वीट फूड्स, जितने सारे मीठा फल आप खा सकते हो। कूलिंग हर्ब्स खा सकते हो, राइस खा सकते हो, ये सारा चीज पित्त में आप खा सकते हो। लेकिन खाना नहीं है आपको, आपको गर्म खाना मना है। यहाँ गर्म खाना खाना है, ठंडा मना है। यहाँ ठंडा खाना है, गर्म मना है। किसमें, पित्त में। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं कफ में। कफ में क्या करना है आपको, जिन लोगों का कफ का दोष है वो क्या करेंगे, ये दे शुड कंज्यूम लाइट वार्म एंड ड्राई फूड्स। हल्का फुल्का हल्का गर्म खाना खाएंगे, और दे शुड अवॉइड हेवी खाना, हेवी फूड्स वर्जित है। ग्रीजी एंड स्वीट फूड्स मतलब क्या है, जो ज्यादा तेल मसला यूज करके बनाते हैं वो खाना नहीं है। और आपको क्या खाना है, स्वीट फूड्स आप खा सकते हो। फिर इसमें स्प्राउट्स आता है, जो हम लोग क्या करते हैं, मूंग, और वो सारे जितने होते हैं कर्ण, इसको जर्मिनेट करके हम लोग पानी में रखेंगे, थोड़ा सा हल्का गर्मी देंगे, और उसमें से बीज जर्मिनेट होगा, वो होता है, उसको बोलते हैं स्प्राउट। बीटर एंड पंजेंट वेजिटेबल्स, आपको बीटर वेजिटेबल्स और पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है एक और सा स्मेल आता है, टेस्टी नहीं है, ऐसा खाना नहीं है आपको। और क्या है, सॉरी, खाना है जितने सारे बीटर एंड पंजेंट वेजिटेबल्स। और क्या है, होल ग्रेन्स, वार्म स्पाइसेस, लेग्यूम्स, ये सारा खाना। जितना सारा गरम स्पाइस होता है, जैसे आपका कैडामम होता है, सिनामन होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो सब खा सकते हो आप। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या समझा, यहाँ पे गर्म खाना है, ठंडा खाना नहीं है। यहाँ पे ठंडा खाना है, गर्म खाना नहीं है। और ये लाइट हल्का गरम ये खा सकते हैं। ये बात पित्त कफ त्रिदोष होने वाले लोगों के लिए ऐसा है। जिन लोगों का बात का इंबैलेंस है वो ऐसा खाएंगे, जिनका पित्त का है वो ऐसा खाएंगे, जिनका कफ का है वो ऐसा खाएंगे। तो इसी खाने के साथ आपको दवाई भी दी जाएगी, और उस दवाई तभी काम करेगा जब आप इस डाइट को फॉलो करोगे तब। थैंक यू। अभी आगे जाएंगे और इसके ऊपर और सारा चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कौन से खाना कैसे और कहां से मिलता है, और हम लोगों को आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।